नमस्कार। मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ संख्या 5, गलता लोहा। इस पाठ 5 का पार्ट 3 आज हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो इस पाठ में हम पहले पढ़ रहे थे किस प्रकार से धनराम लोहार ने अपने पिता की विरासत को संभाल ली। उनके पिता गंगाराम की विरासत को इन्होंने संभाल ली। इनके पिता जो कि इनके अध्यापक त्रिलोक सिंह की तरह ही दंड देते थे, उस दंड का भय उसे होता था और लगातार पढ़ने के कारण मात्र तीसरे दर्जे तक, तीसरी क्लास तक ही ये पढ़ पाया। त्रिलोक सिंह का डर उनके मन में रहता था और धनराम मात्र कक्षा 3 तक पढ़ पाया। उसके पश्चात उसने स्कूल छोड़ दी, क्योंकि धनराम के पिता की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने बेटे को और ज़्यादा आगे पढ़ा सके और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में पिता की इतनी शक्ति नहीं थी, पिता इतना समर्थ नहीं था। ऐसी स्थिति में तीसरी के पश्चात उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ी और धीरे धीरे जब वो छोटा मोटा काम करने लगा था, तभी उनके पिता गंगाराम ने उनसे धीरे धीरे काम करवाना चालू कर दिया। एक दिन इनसे वो 13 का पाढ़ा पूछ रहे थे, नहीं आया, पिटाई भी कर दी। अंत में कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है लोहा, तुम्हें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, और हंसिया निकाल करके दे दिया। उसके पश्चात उन्हें स्कूल छोड़ दी और लगातार अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा। ऐसे करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उनके पिता इस संसार को छोड़ करके विदा हो गए और पिता के काम को धनराम लोहार ने संभाल लिया। लोगों को कब पता ही नहीं चला कि कब गंगाराम की जगह ये धनराम आकर के बैठ गया है। अब देखिए इससे आगे का पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त करे। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। कहने का मतलब प्राइमरी स्कूल उन्होंने लांघ दी और उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 5वीं कक्षा पास करने के बाद में उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मोहन के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, उस भविष्यवाणी की बातें उनके पिता बंशीधर के मन में, बंशीधर तिवारी के मन होने लगी। उनका हौसला बढ़ा और लोगों को भी इस बात की जानकारी हुई, तो भी उस बच्चे की प्रतिभा के बारे में उनके पिता को बताया। मन में ख्याल आया, क्यों नहीं इस बच्चे को मैं इस स्थान से बाहर भेज दूं, जिसके कारण ये मेरा बच्चा भी पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाए, पढ़ लिख करके किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए। ऐसी इच्छा इनके पिता की थी और इनके पिता भी पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। कहने का मतलब दान दक्षिणा इनको मिलती थी, इनके पिता को दान दक्षिणा मिलती थी। इनके पिता पुरोहिताई का काम करते थे, इनका परिवार का काम चलता था। किंतु मन में विचार किया कि दान दक्षिणा के बलबूते पर मैं अपने परिवार का आधा पेट भर पाता हूँ, मुश्किल से घर का गुजारा चलता है। अब अगर ये बच्चा किसी लायक अगर बन जाए तो मेरी स्थिति ठीक हो सकती है, ऐसा इनके पिता का ख्याल था। लेकिन इच्छा होने पर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 5वीं क्लास तो उन्होंने गांव में पास कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई मिडिल स्कूल पास करने के लिए उनका गांव पास में नहीं था, वहां से लगभग 4 मील दूर था। और दूरी होने की वजह से कई प्रकार की समस्या आती थी। बहुत तेज़ बरसात आती थी और बरसात के दिनों में ज़्यादा समस्या आती थी। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता।
आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखवा दिया। कहने का अर्थ है कि इनका गांव से दूसरी जो स्कूल पढ़ती थी लगभग 4 मील थी, और प्राइमरी स्कूल करने के पश्चात 4 मील के कारण 2 मील तो चढ़ाई पड़ती थी। उसके पश्चात रास्ते में नदी भी आती थी। बरसाती दिनों में वो नदी उफरने लगती थी। फिर भी पिता ने हौसला रखा और अपने बेटे का दाखिला उस स्कूल में, जो 4 मील दूर स्कूल थी, उसमें करवा दिया। इसके पश्चात बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्याव्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। कहने का मतलब, बालक इतनी दूर जाता और नदी पार करके जाता, उसके पश्चात वापस जब घर आता, आने के पश्चात वो थका मांदा घर आता था, परेशान होकर घर आता, और पिता उनको कई प्रकार की पुराणों की कथाएं सुनाते, विद्या की बातें उनको सुनाते और कई प्रकार के उदाहरणों को देते थे, जिसके कारण बच्चे के अंदर उत्साह हो, बच्चे का उत्साहवर्धन हो। इस प्रकार से कई प्रकार की पुराणों की कथाएं अपने बच्चे को उनके पिता सुनाते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब इनके पिता बंशीधर को पता लगा कि रोज़ रोज़ बच्चा वहां से आता है, नदी का पानी तेज़ हो जाता है तो समस्या आती है। ऐसी स्थिति में मोहन को उसी गांव में कहीं जगह ठहरा दिए जाए। उनका कोई यजमान था, कोई परिचित था। उन्होंने मन में विचार किया, मोहन को क्यों न वहाँ किसी यजमान के यहाँ रोक दिया जाए, वहाँ से उठ कर के विद्यालय चला जाए और विद्यालय से वापस वहाँ आ जाए, हमारे पास तो कभी कभी मिलने आ जाए। ऐसा विचार उनके पिता ने किया, उनके पिता ने ऐसा विचार किया। तो देखिए, वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टी में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। देखिएगा, ऐसे जाता था नदी पार, मतलब आदत संयोग की बात कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुशी गशियान के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। कहने का मतलब, वह स्कूल जाकर के वापस आ रहा था, लेकिन क्या है कि पहाड़ी के उस तरफ तेज़ बरसात हुई और इस कारण से तेज़ गति से पानी इधर आया, इसका अनुमान इनको भी नहीं था। और कई बार ऐसा होता भी है कि यह नदी आ रही है, दूसरे यहाँ से कुछ दूर अगर मान लो तेज़ बरसात हो गई है तो आसपास के नदी नालों से तेज़ बहाव के तौर पर वर्षा का पानी नदी में आता है, और वो ऐसी स्थिति में खुद को पता नहीं होता है कि इसमें कितना तेज़ गति से पानी आ रहा है। और अगर मान लो जो तैरना नहीं आता जिस विद्यार्थी को, जिस व्यक्ति को, तो वह उसके अंदर बह जाता है। लेकिन ठीक रहा, तो वहाँ तो कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बचा लिया। तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार पात पतेल आने शुरू हुए, तो अनुभवी घड़ियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन पर आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। कहने का अर्थ हुआ कि किस प्रकार से वो बच्चे के बारे में विचार करते, लेकिन अब की बार ये हुआ कि वर्षा जब तेज़ आई और तेज़ वर्षा आने के कारण वो उस दिन तो बच गए, लेकिन उसके पश्चात वो चिंतित रहने लगे। कहने का अर्थ, बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए रोज़ाना जाता, वहाँ से वापस आता, लेकिन समस्या ये भी बनी हुई थी कि बच्चा दूर जाता है, दूर से वापस आता है, आने जाने में कितना समय बर्बाद हो जाता है।
ये 4 मील जाना, 4 मील वापस आना, चढ़ाई थी। उसके पश्चात नदी पड़ती, नदी में कई बार पानी आ जाता, लेकिन इस बार तो व्यवस्था पूर्णतः बदली हुई थी। अब की बार तेज़ बरसात हुई नदी के उस पार, पहाड़ी के उस पार, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। जैसे ही नदी पार करने लगे, वो तो ठीक रहा कि घड़ियाल जो कि ये नाव वगैरह चलाने वाले व्यक्ति थे, बड़े कुशल थे। अचानक तेज़ भाव से पानी आया, इनको खुद को पता नहीं था। शुरू के अंदर झाड़ झंकाड़ पात पतेल कई चीज़ें, कई प्रकार की चीज़ें आने लगी और पानी तेज़ बहने लगा। उसके साथ में पानी को काट करके बढ़ने लगी कोशिश की, लेकिन पानी मटमेला जो कि मिट्टी के कणों को लेकर के वहाँ पहुँचा। तो मटमैला पानी जब आने लगा, वो भी समझ गए थे कि हमें बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में वो किसी तरह से सकुशल किनारे तक पहुंच गए। उसके पश्चात इनके पिता बंशीधर घबरा गए कि अब क्या किया जाए, इसकी तो कोई स्थायी व्यवस्था की जाए, अन्यथा ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मेरा काम कैसे चलेगा। अब वो अपने बेटे के बारे में चिंता करने लगे। बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या किया जाए। बच्चा स्कूल जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, किंतु ये व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बरसात के दिनों में बच्चा अगर पानी में बह गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा। इस तरह के कई विचार। उनकी इच्छा थी कि मेरी उम्मीदों पर ये बच्चा पानी नहीं फेरेगा, आगे चल कर के मेरा बहुत बड़ा नाम करेगा। पिता को उस बच्चे से आवश्यकता से ज़्यादा आशाएं थी, विश्वास था, क्योंकि अन्य लोग भी उसकी प्रतिभा से परिचित थे। यहाँ तक कि मास्टर त्रिलोक सिंह भी उसके बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा करते थे। 5वीं क्लास पास करने के पश्चात उनको स्कॉलरशिप मिली थी। तो पिता के जो सपने थे बहुत ज़्यादा थे, और ऐसी स्थिति में पानी की वजह से, दूरी की वजह से उनके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे। अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में विचार करते, अब क्या किया जाए, इस बच्चे को कहाँ डाला जाए जिसके कारण इसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ये इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो चिंतित थे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उनकी बिरादरी का, वो भी कोई तिवारी होगा, उनकी बिरादरी का कोई रमेश नाम का कोई परिचित उनका था, कोई जान पहचान का। वो उन दिनों लखनऊ से वहाँ आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। क्योंकि बंशीधर की व्यवस्था थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, किंतु समस्या थी कि इतनी दूर जाना वापस आना, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, लगातार पानी वगैरह आता है। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, कहीं पानी के बहाव में बह गया तो ये भी चिंता रहती। और वो चाहता था कि अगर बच्चा गांव से अगर दूर जाएगा तो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी नौकरी पैसे वाला बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। उनके मन में अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा आशाएं थी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी। ऐसी स्थिति को जान करके, जैसे रमेश नामक जो उनका परिचित था, लखनऊ से आया था, उन्होंने कहा, उनकी बातें पूरी सुनने के पश्चात रमेश ने कहा कि आप मेरे साथ भेज दीजिए और इसकी व्यवस्था पढ़ाई लिखाई की मैं कर दूंगा। तो उनकी बातों को सुनने के पश्चात इनके पिता को बहुत अच्छा लगा। मन में विचार किया, अरे अच्छा हुआ, मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। और उन्होंने उनकी बातें मान करके उनके साथ भेज दिया। इस बात की जानकारी मोहन को तो नहीं थी कि मेरे साथ में वहाँ जाने के बाद में क्या होगा। अब देखिएगा, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, और क्या कहा, चिंता प्रकट की और कहा बिरादरी के एक हाँ, बातों बातों में एक चिंता प्रकट की, और उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ये उनका
रमेश का व्यक्तिगत स्वार्थ था। उन्होंने कहा भाई हम 4 लोग हैं, पाँचों वहाँ पहुँच जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और बच्चा जब इस गांव को छोड़ कर के दूर जाएगा तो पढ़ लिख कर के अच्छा इंसान बन जाएगा, अर्थात ये पढ़ लिख सकेगा। ये उनके मन में विचार थे। इनकी बातों को सुनने के पश्चात बंशीधर को बड़ी खुशी मिली, बड़ा आनंद मिला कि ठीक ही कह रहा होगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों में पानी छलकाने छलछलाने लगा। रमेश की बातों रमेश ने जब बंशीधर ने जब रमेश की बातें सुनी तो उनको लगा कि साक्षात भगवान ही मेरे सामने आ गए हैं, अर्थात मेरी समस्या का समाधान तो यही हो गया जिसके बारे में मैं कई दिन से चिंतित था। आज मेरी चिंता का निराकरण हो गया। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा तो होता है, अर्थात आप हमारी बिरादरी के हो, और ऐसी स्थिति में बिरादरी का यही तो एकमात्र सहारा होता है। वो इतने उत्साहित, इतने प्रसन्न, इतने आनंदित हो गए क्योंकि रमेश की बातों को सुनने के पश्चात बंशीधर को लगा कि मेरी समस्या का समाधान अब मिल गया है। मैं कई दिन से चिंतित था और ऐसी स्थिति में बिरादरी के लोग तो आखिर बिरादरी के होते हैं, कुछ तो सहयोग मिलेगा, वहाँ जाएगा तो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाएगा। ऐसी मान्यता बंशीधर की थी। लेकिन रमेश के मन में क्या विचार थे, क्या वो चाहता था, ये कभी भी बंशीधर को पता नहीं चला कि आगे चल कर के मेरे बेटे के साथ में क्या होगा। उनको कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने सोचा चलो भाई यहाँ से बाहर जाएगा तो बच्चा पढ़ लिख जाएगा। छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापस लौटा छुट्टियाँ शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। वह गांव का विद्यार्थी था, गांव में पढ़ता लिखता, घूमता, सबका चहेता था, सब उससे स्नेह करते थे, पढ़ने में होशियार था और सारे बच्चों में होशियार था, प्रतिभावान विद्यार्थी था। यहाँ भीड़ के अंदर भी, यहाँ गांव के इस भीड़ के अंदर भी उसकी कदर थी, उसको सब जानते थे। किंतु जैसे छुट्टियां हुई, छुट्टियां संपन्न होने के पश्चात एक बार रमेश उनके गांव आया और उनको जो बातों के हिसाब से जो तय हुआ था वो मोहन को अपने साथ लखनऊ ले गया। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन, अर्थात दुखी दुखी सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चच्ची, चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। कहने का अर्थ हुआ कि रमेश जो इसको लेकर के गया था, उनकी घर में एक चाची लगती थी, एक भाभी लगती थी, उनके काम में तो हाथ बटाता ही, चाची और भाभी के घर के काम काज में हाथ बटा था। साथ में मोहल्ले की जो और स्त्रियां थी, बाकी बची स्त्रियां थी, उनकी कोई चाची लगती थी या उनकी कोई भाभी लगती थी, उनका भी हाथ बटाने लग गया। छोटे मोटे काम के लिए कह देते थे, जा मोहन ये चीज़ लेके आ, जा मोहन ये लेके आ। इस तरह से वो घर का नौकर तो माना ही जाता था, साथ में मोहल्ले का भी नौकर हो गया था। जब रमेश से अन्य लोग भी पूछा करते थे कि ये आपका कौन लगता है, तो अन्य लोगों को बताता ये हमारा नौकर है। वो कभी भी ये नहीं कहता था कि हमारे गांव का कोई परिचित व्यक्ति का कोई बच्चा है जो पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ आया है, ये वो कभी भी नहीं कहता था। काफ़ी दिन तक उन्होंने उनका दाखिला तक नहीं करवाया। वो तो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ था और स्वार्थ पूर्ति के कारण बच्चे का दाखिला तक नहीं करवाया था। अब देखिए, वो कहा करते थे, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से क्या है कि मोहल्ले की स्त्रियां उनको कई तरह के सामान मंगवाते, आलू है, दही है, जा मोहन थोड़ा दही तो ला दे,
जा मोहन थोड़ा आलू तो ला दे। इस तरह से घर के काम काज के लिए घर वाले तो उनसे काम करवाते थे, साथ में आस पड़ोस के लोग भी उनसे कई प्रकार के काम करवाते थे। और रमेश ने तो लोगों को कह भी रखा था, ये हमारे घर का नौकर है, ऐसा वो लोगों को कहा करता था। इस प्रकार से उनके जीवन का दूसरा अध्याय चालू होता है। वहाँ जो प्रतिभावान विद्यार्थी था, जो किसी काम करने में पीछे नहीं हटता था, और इस तरह से यहाँ आकर के ये अलग तरह से हो गया। आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू। ओके बाय।